हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए हम सीटेट और सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हिंदी पेडागोजी के पूरा 30 में 30 नंबर आप लोगों को दिलाऊंगा। इसमें मैं 15 नंबर के जो हिंदी पेडागोजी आते हैं, ठीक है, उसका जो पूरा टॉपिक है उसे कराऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो गद्यांश और काव्यांश से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको भी कराऊंगा। उन्हें बनाने का तरीका कैसा होता है, क्या कैसे करना चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, वो सभी चीज़ बताऊंगा। तो हम देखेंगे आज हिंदी पेडागोजी देखेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला क्या है, भाषा अर्जन है, ठीक है। क्या है, भाषा अर्जन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसा होता है कि मतलब जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश क्या होता है, सेम टू सेम होता है, ठीक है। या फिर तुम हिंदी या संस्कृत ले रहे हो तो सिमिलर होते हैं ये। हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना कि जब भी पढ़ रहे हो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ना, ताकि आप लोगों को आगे तैयारी के लिए आसानी जाए। तो मैं दोनों को बताऊंगा। जैसे भाषा अर्जन को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा अर्जन, देखेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है, ठीक है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है, ठीक है। वह दूसरों को अनुकरण करके सीखता है। मतलब क्या है, अनुकरण करके मतलब कॉपी करके सीखता है। क्या करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है, ठीक है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। औपचारिक साधन क्या, औपचारिक साधन का मतलब क्या है, जैसे टीचर हो गया, बुक हो गया, कुछ रूल हो गए, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ एक प्रकार की मातृभाषा होती है या क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है। ये मदर टंग होती है, एक प्रकार की क्या होती है, मदर टंग होती है। अब भाषा अर्जन के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और क्या होती है, स्वाभाविक होती है। सहज, सरल और क्या होता है, स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती तथा भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और क्या है, समाज होता है। क्योंकि परिवार और समाज से ही अपन अपने क्या है, जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उनसे ही सीखते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, भाषा अधिगम है। इसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, अधिगम का तात्पर्य क्या है, सीखना होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम एवं व्याकरण का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैंने औपचारिक साधन के बारे में बताया। क्या है, आप लोगों को क्या सीखना है, इंग्लिश सीखना है, ठीक है। आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, आपको इंग्लिश सीखना है। तो औपचारिक साधन क्या लगेगा, आप लोगों को एक टीचर लगेगा और क्या लगेगा, आप लोगों को बुक लगेगा। सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए क्या लगेगा, टीचर लगेगा, बुक लगेगा और क्या लगेगा, आपको इंग्लिश का रूल भी जानना होगा, ठीक है। तो ये औपचारिक साधन के लिए औपचारिक साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब क्या कर सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। किसे, भाषा अधिगम को किसके नाम से जानता है, द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम के संबंधित तथ्य, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, विद्यालय से प्रारंभ होती है, ठीक है। तो क्या है, द्वितीय भाषा है, ठीक है। भाषा अधिगम में बच्चों का प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण पद्धति की भूमिका रहती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अधिगम के प्रकार, देखेंगे अधिगम के प्रकार देखते हैं। अधिगम, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। शाब्दिक एवं वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से क्या होता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर या विचार करके सीखा जाता है।
भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों का विचार है कि किस टाइप जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, वो किस तरह डिफाइन किया है, किस तरह परिभाषित किया गया है भाषा अधिगम और क्या है भाषा अर्जन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की जी क्या बोलते हैं, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क से ही परिणाम है, ठीक है। जो भी भाषा सीखता है बच्चा वो समाज के अंतःक्रिया से सीखता है, उनके संपर्क से ही सीखता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार क्या कहना है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ साथ अंतःक्रिया करके माध्यम से क्या करती है, अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नॉम चॉम्स्की के अनुसार। नॉम चॉम्स्की जी क्या बोलते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में क्या होती है, जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है, ठीक है। ये वेरी IMP डाल देना, क्योंकि वेरी IMP डाल देना, क्योंकि इसमें क्या होता है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है, कि कोई भी परिभाषा पूछ देगा और किसके द्वारा दिया गया है वो भी पूछ देगा, ठीक है। तो इसे याद रखना, ठीक। इसके बाद हम आगे देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांत देखेंगे, उनके प्रिंसिपल देखते हैं। अनुबंध के सिद्धांत या क्या है, सहचर्य के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य स्थापित करके सीखता है, अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है, ठीक है। मूर्त का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को देखकर उसे सीखता है, जानता है, ठीक है। जैसे कि क्या, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके वह समझने लगते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अनुकरण का सिद्धांत है, कॉपी का सिद्धांत है, ठीक है। अनुकरण मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक में आरंभिक शिक्षा के प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण करके नकल करके सीखता है, ठीक है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्या है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या क्या बोलते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य कर सके, ठीक है। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि लेकर कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात क्या है, बालक का शिक्षा के प्रति रुचि एवं उत्साह उसके सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। अतः शिक्षण संबंधित पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण एवं चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, ताकि एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। किस पे बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी से और आसानी से सीख जाता है और समझ लेता है, ठीक है। अतः बालकों में सदैव दुख खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास का सिद्धांत देखेंगे। अभ्यास की सिद्धांत क्या है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से वह व्यवहार में आती है तथा भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आवृत्ति का सिद्धांत देखते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है, भाषा सीखने की आवृत्ति में बहुत ही महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगा। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वो बहुत देर तक याद रहे, वो मेमोरी पर बनी रहे, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या होता है, भाषा कौशल के चारों ओर प्रारूप जैसे क्या है, श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन के निपुणता के लिए अभ्यास क्रम के समान अनुपात बनाए रखने में जोर दिया है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे भाषा के कार्य
इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका देखते हैं। ठीक है, अब भाषा का कार्य क्या होता है? अभिव्यक्ति का साधन, और भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता प्रदान करती है। कौन? भाषा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। ठीक है, तो सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्या है? भाषा मानव विकास की मूल आधार है। कैसे है? भाषा की शक्ति के माध्यम में से ही मनुष्य प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा है। ठीक है, और यहाँ बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है। किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है भाषा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मानव सभ्यता एवं आवश्यकता होती है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब संस्कृति की पहचान में मानव सभ्यता एवं जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषाओं की प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य की सृजन भी हुआ है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे भाषा विकास में सुनने की भूमिका देखते हैं। क्या बोलता है? बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और उनका अनुकरण करता है, कॉपी करके क्या करता है, और बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चों की शुद्ध उच्चारण करने की कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ को भी दूर करने में सफल होती है। ठीक है, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, सुनना ध्वनि एवं विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। ठीक है, सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरे के भावनाओं विचारों को जान सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि करती है। ठीक है, सुनना ध्वनि की विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा उतार चढ़ाव सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं को विचार को जान पाता है तथा सुनना अन्य कौशलों के विकास में बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, जैसे भाषण कौशल, लेखन कौशल के विकास में भाषा के विकास में बोलने की भूमिका। ठीक है, बोलकर हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तथा बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण करने के लिए सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह को प्राप्त करता है तथा बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका देखते हैं। किसकी भूमिका देखेंगे? व्याकरण की भूमिका देखेंगे। ठीक है, व्याकरण की भूमिका कैसी होती है? विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने के लिए शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों एवं शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों ओर भाषा कौशल का विकास होता है तथा भाषा का शुद्ध प्रयोग करने से तथा भाषा की दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, विद्यार्थी को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशलों में विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों का समझ विकसित हो जाता है तथा यह छात्रों में गद्य पद्य में अंतर समझा जा सकता है, समझकर उनके लेखन कौशलों का विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर एवं तत्सम शब्द, उद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशलों में विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, व्याकरण विधिया को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि का
अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण की शिक्षण विधि देखते हैं। ठीक है, व्याकरण की शिक्षण विधि कौन कौन सी है हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आगमन विधि है। कौन सा है, आगमन विधि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस विधि में अनुभवों, उदाहरण तथा प्रयोगों के प्रत्यक्ष अध्ययन करके क्या करते हैं, नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित होती है। ये छात्र केंद्रित पद्धति पे होती है, जो छात्रों को करके सीखने पर क्या देती है, जोर देती है। एक प्रकार मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से क्या है, अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या है, निगमन विधि देखते हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड देखते हैं। इस पद्धति में विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करते हैं, नियम बताए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या किए, सबसे पहले नियम का ज्ञान दिया जाएगा, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। ठीक है, इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है तथा इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि क्या है, अज्ञात से क्या है, ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और क्या है, नियम से क्या है, उदाहरण की ओर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अनुकरण विधि देखते हैं। अनुकरण विधि देखते हैं, क्या करता है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में वो क्या कहे जाते हैं, अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण, नकल करके लिखना, पढ़ना एवं नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं तथा पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चा उसको क्या करता है, अनुसरण करता है, उसके बाद बोलता है, लिखता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, व्याख्यान विधि देखते हैं। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। ठीक है, इस विधि में शिक्षण की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रीय शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाषा संघर्ष संसर्ग विधि देखेंगे। ठीक है, यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है तथा प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों को माध्यम से क्या करता है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कक्ष में बहुभाषिता एवं संसाधन के रूप में। ठीक है, कि इनसे भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुभाषिता से भी क्वेश्चन आता है, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। बहुभाषिता क्या होता है, कक्षा में बहुभाषिता और एवं उनके संसाधन के रूप में कैसे लेते हैं हम देखेंगे। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा से सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। ठीक है, बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना भी इनका माध्यम है। भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों में एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषा की संस्कृतियों को सम्मान करना सीखता है। ठीक है, बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन एवं बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण से भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में क्या है, अच्छी होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, इनके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का
बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत के बहुभाषी देश है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भाषा होती है। जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का क्षेत्र छात्रों के प्रभाव पर पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया के एक चुनौती है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के लिए चुनौती है। तो छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषी विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल में विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र पर पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जहां वहां शिक्षक वहां की भाषा को नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो वहां के शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में बहुभाषिता केवल एक चुनौती के रूप में देखेंगे। भाषा के प्रति बच्चों के एक रुचि एवं योग्यता के अभाव भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि एवं प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर क्या होता है, शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और क्या कर देती है, शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। ठीक है, अध्ययन सामग्री की कमी तथा भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए क्या होता है, अध्ययन सामग्री की कमी होती है। कमी होने के कारण एक समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज स्किल देखेंगे, भाषा कौशल देखते हैं। भाषा कौशल क्या होता है। ठीक है, लैंग्वेज स्किल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही अन्य व्यक्तियों को संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर, लिखकर अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों को विचारों को ग्रहण करता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को किस टाइप के पढ़ा रहा हूँ, बोलकर लिखकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग किस तरह सुन रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, क्या रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, और अपना मेरे विचारों को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तो यह क्या है, भाषा कौशल है। ठीक है, इस प्रकार भाषा दो अभिव्यक्ति कौशल है, बोलना और लिखना। इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा को दो ही ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों को, उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, भाषा से संबंधित इन विचारों, क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या, LS शॉर्ट में क्या रखना, याद रखना, LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग और क्या है, रीडिंग और क्या है, राइटिंग। ठीक है, तो इसे मिला लेना और क्या है, इसे मिला लेना। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या है, ग्रहणात्मक है। ठीक है, ग्रहण करने वाले। ठीक है, और क्या है, ये अभिव्यक्त करने वाले हैं। जैसे क्या करते हैं, बोलकर और लिखकर क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और क्या करते, किससे ग्रहण करता है, सुनकर, और क्या करता है, पढ़कर क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक, इसे याद रखना, क्या है, LSRW। ठीक, इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशलों को परस्पर एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम में नहीं सीखे जाते। ठीक है, ये एक क्रम में नहीं सीखे जाते। ठीक, बल्कि क्या होता है, एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे अभी सीख रहे हो, अभी क्या सीख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, जिससे क्या है, एक साथ सीख रहे हो। ठीक है, सभी कौशलों का उपयोग करके क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ क्या कर रहा है, बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ क्या करता है, लिखना भी सीखता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे भाषा कौशलों के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं, भाषा कौशलों के प्रकार देखेंगे। भाषा कौशल के 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। और कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्या है, श्रवण कौशल है। ठीक है, श्रवण कौशल क्या होता है, सुनकर
अर्थ ग्रहण करने की कौशल क्या है? श्रवण कौशल है। ठीक है, वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? विचारों को बोलकर व्यक्त करने वाले कौशल को क्या कहते हैं? मौखिक कौशल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या है पाठन कौशल? क्या है पठन कौशल? क्या है जो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की कौशल होती है उसे क्या बोलते हैं? पठन कौशल बोलती है। उसी तरह लेखन कौशल है, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने की कौशल क्या है? लेखन कौशल है। ठीक है, अब देखेंगे सबको बारी बारी से देखते हैं। श्रवण कौशल देखते हैं। ठीक है, श्रवण कौशल का मतलब क्या है? सुनना। ठीक है, भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि क्या है? वक्ता या प्रवक्ता की बातें को सुनकर उसके अर्थ और उसकी प्रकार ग्रहण करना, जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है? वाचन कौशल का अर्थ क्या है? बोलना होता है। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। ठीक है, वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा तब हम अपनी बात एवं विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और क्या उस पर इसका प्रभाव हो। तो क्या है? ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पठन कौशल देखते हैं। ठीक है, पढ़ना देखते हैं। किसी भी भाषा किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। ठीक है, श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान को प्राप्ति होती है तथा पठन कौशल दो प्रकार की होती है, जैसे कि क्या? स्वस्वर पठन और क्या है? सेकंड क्या है? मौन पठन। जैसे स्वस्वर पठन क्या है? जैसे कोई बच्चा होता है जो बोल बोल कर पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वस्वर पठन बोलते हैं। मौन पठन क्या होता है? जैसे अपने मन में पढ़ता है, किसी को डिस्टर्ब किए बिना अपने मन में पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? मौन पठन बोलते हैं। ठीक है, जो पठन के दो प्रकार है। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे लेखन कौशल देखते हैं। लेखन कौशल मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, अपने विचारों अपने बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी एवं शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो लैंग्वेज टीचिंग है। ठीक है, उनका मूल्यांकन कैसे होते हैं, उनका असेसमेंट कैसे होते हैं हम देखेंगे। ठीक है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन क्या होता है? सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों को वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम के मापन करना होता है। ठीक है, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है आकलन का प्रयोग? आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। किसके दौरान होने वाली है? मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है आकलन। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना, वेरी आईएमपी है। पूरा जो बता रहा हूँ, जो जितना भी बता रहा हूँ वो क्या है? एनसीईआरटी नोट्स पर बेस है, एनसीईआरटी बुक्स पर बेस है। तो सभी को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन का उद्देश्य देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना होता है। ठीक है, बालकों की योग्यता, कुशलता, रुचियों आदि की पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। इससे अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। ठीक है, उसी अनुसार विद्यार्थियों में भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना बालकों की चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, विद्यार्थियों को सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों को अधिगम में होने वाली कठिनाइयाँ तथा पता लगाने और उन्हें दूर करने में सही रणनीति बनाता है। क्या कौन बनाता है? जो मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूल्यांकन के महत्व देखते हैं। मूल्यांकन का महत्व क्या है? शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है। ठीक, इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तीसरा महत्व क्या है? बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होती है और उनमें सुधार की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम मूल्यांकन किस लिए करते हैं, इनका महत्व क्या है? चौथा है बच्चों की प्रगति में सहायक होती है। ठीक है,
शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होती है। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार देखते हैं। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, रचनात्मक देखते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट देखेंगे। जब बच्चा क्या करता है, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में किया जाता है, ठीक है, इसके बीच में किया जाता है। जैसे कोई भी पाठ पढ़ा रहा है, उनके पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, ठीक है। इसी अनुसार क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, बच्चों को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयाँ एवं पता लगाने के लिए उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। उसी अनुसार क्या है, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन देखेंगे। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है तथा योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों को प्रश्न करता है तो वह क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीका क्या है। उचित तरीका क्या है, हम उचित तरीकों को देखते हैं कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके कौन कौन से उचित है। तो देखेंगे, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों ये मोस्ट एमपी, ये पॉजिटिव वर्ड है, मोस्ट एमपी, ठीक है। ये इनसे क्या है, मैं पॉजिटिव वर्ड को अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सभी पेडागोजी की क्वेश्चन है, ठीक है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों के भाषा प्रयोग के अवसर देना, ठीक है। सेकंड क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उसके प्रतिक्रिया व्यक्त कराना, बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखवाना तथा सुनी हुई कहानी को बच्चे अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना तथा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का क्या है, अवसर देना, ठीक है। ये भाषा के आकलन करने के लिए उचित तरीका होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, कोई भी बच्चा होता है, उनके गुण दोष को, इनकी उपलब्धियों को इसमें बताया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इनकी प्रगति को बताया जाता है, ठीक है, और इनकी जो कमियां होती हैं उनको भी इसमें लिखा जाता है, ठीक है। जो आगे जाकर क्या है, जो आगे कक्षा में जाता है तो अगले वाले टीचर को पता चलता है इनकी रुचि क्या है, उनके हिसाब से उसे क्या करता है, शिक्षा देता है, ठीक है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है, ठीक है, तथा इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति एवं कमियों को भी रखा जाता है, ठीक है। जो चित्र अनुसार आपको दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो में से बच्चा की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारियाँ आदि, ठीक है। बच्चा के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे समग्र एवं सतत मूल्यांकन देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा अधिनियम जिसे RT 2009 के अनुसार क्या है, CCE को प्रत्येक बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए, ठीक है। CCE मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी आ गई है, जिसके आधार पर सीखने की सुधार के लिए शिक्षक को उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है तथा साथ में ही यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने के लिए कहाँ कहाँ कठिनाई अनुभव कर रहा है, ठीक है। CCE के
कि दूसरे घटक क्या है, समग्र मूल्यांकन। ठीक है, समग्र मूल्यांकन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या होता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। ठीक है, जैसे जो टीचिंग जो पाठ्य करिकुलम के अनुसार क्या देखता है वो, जैसे खेल है, खेल कूद है, सांस्कृतिक है, इस चीज़ को इंक्लूड करता है। ठीक, पूरा सर्वांगीण विकास को देखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण से भी एक नंबर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे भी देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों के अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने में प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इनका महत्व क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है, बच्चों को सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ को दूर करने में प्रयत्न किया जाता है, बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, तथा शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं क्या करता है, प्रभावशाली बनाने में सहायक मिलती है। ठीक, बालकों की व्यक्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों की आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है तथा क्या होता है, छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटि में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TLM बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है जिसे क्या बोलते हैं, TLM बोलते हैं या क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, छात्रों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं वे सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम कहलाती है। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सामग्री में बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, रेडियो, टैप रिकॉर्डर है, टेलीकॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ग्रामोफोन है, चलचित्र है आदि है। ठीक है, इसके अनुसार क्या करते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं जिससे बच्चा सुनकर क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, सेकंड क्या है, दृश्य सहायक सामग्री। ठीक है, दृश्य सहायक सामग्री जो देखकर ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इस प्रकार की सामग्री में बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं तथा उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं, पुस्तक है, मानचित्र है, बुलेटिन बोर्ड है, चार्ट है, पोस्टर है और क्या है, संग्रहालय है। ठीक है, पुस्तकालय है। ठीक, इसी अनुसार हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री देखते हैं। ठीक है, श्रव्य सहायक सामग्री देखते हैं, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की सामग्री में बच्चे एक साथ सुनकर और क्या है, देखकर ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है, उसे क्या बोलते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और क्या है, चलचित्र है आदि। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इनके द्वारा क्या करते हैं, इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है तथा इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है तथा इसके उदाहरण क्या है, ऐतिहासिक स्थलों में भ्रमण करना तथा किसी उद्यान का भ्रमण करना तथा किसी संग्रहालय का भ्रमण करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग हिंदी पेडागोजी के पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जितने भी टॉपिक थे हिंदी पेडागोजी में वो पूर्ण कर लिए। अब हम देखेंगे, अब 15 नंबर के जो गद्यांश काव्यांश क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसे कैसे लिखना है, कैसे करना है, किस तरीके से बनाना है, उसे हम सब चीज़ देखेंगे और जिससे आप 15 में 15 नंबर ला सकते हो। इसमें 15 में 15 नंबर ला सकते हो। आप लोगों को पेडागोजी बता दिया 15 नंबर का, अब 15 नंबर का गद्यांश काव्यांश बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसे देखिएगा, गद्यांश काव्यांश बनाने की सही तरीका देखेंगे। ठीक है, गद्यांश काव्यांश बनाने की सही तरीका क्या है, जैसे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है।
कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, आप लोगों को तब समझ आएगा, ठीक है, कि जब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट से क्वेश्चन पर आना है, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर एक या दूसरा पैराग्राफ में मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, पहला या सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन का आंसर मिलने पर अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। जब क्वेश्चन का आंसर मिलता जाता है उसमें क्या करेंगे, अंडरलाइन करते जाना है। तथा चौथा क्या है, ग्रामर वाले क्वेश्चन का आंसर इसी में ही होता है, किस में होता है, जो गद्यांश दिए होते हैं, काव्यांश दिए होते हैं, उसी में होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, जो व्याकरण है वो पढ़ना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तथा वो गद्यांश और काव्यांश में ही मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है, शीर्षक सबके अंत में होगा, जो गद्यांश दिए होंगे उसके काव्यांश भी दिए होंगे तो उसके अंत में क्या है, शीर्षक होगा, ठीक है। जो शीर्षक पूछेंगे, जो टाइटल पूछते हैं वो होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, एक उदाहरण के साथ देखेंगे जिसमें आपको 15 में 15 नंबर दिला सकता है, ठीक है। किस पार्ट दिलाएगा, गद्यांश काव्यांश पार्ट दिलाएगा, ठीक है। आपको 15 नंबर का तो बता चुका हूँ, पेडागोजी हिंदू पेडागोजी बता चुका हूँ, अब 15 नंबर इसमें देखिए, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने बताया क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, इसे पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, उसके बाद देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मीना और रमेश है, परस्पर क्या है, परस्पर क्या है, कि मित्र है, सपाटी है, भाई बहन है, कि रिश्तेदार है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, रमेश, मीना क्यों रो रही है, रमेश मैंने चांटा मारा था, रमेश क्या बोलता है, मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। तो माँ फिर बोलती है, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ कोई भी पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे हो गई है, दिमाग है क्या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। तो इससे पता चला कि क्या है, बहन बोले, ठीक है। तो इनसे क्या पता चला कि जो मीना और रमेश है कौन है, भाई बहन है, कौन है, भाई बहन है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रमेश ने मीना की मिटाई की क्योंकि वह क्या किया, कक्षा में अव्वल आ सकती है, नहीं, अक्सर शैतानी करती थी, नहीं, पढ़ नहीं रही थी, नहीं, पढ़ने नहीं दे रही थी, ये सही बात है, ठीक है। क्या कर रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी, किसको, रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो अव्वल मैं कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यह कहती थी कि मशीन और क्या पढ़ने के लिए बहन, ये ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, रमेश क्या बोलता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे फर्स्ट आना है, तुम तो यही कहती थी बोले, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, माँ बोलती है, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ाई होता था, अब जब परीक्षा सर पर आ गई है तो क्या करने हो, रटने लगे हो, ठीक है। तो क्या है, क्या आया, शुरू से पढ़ना होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट आना है तो क्या होता है, शुरू से पढ़ना होता है। तो इसमें हम देखेंगे, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, शुरू से नियमित पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही सही हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का क्या आशा है, ठीक है। क्या आशा है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, गलत है, वह समय पढ़ने का नहीं है, किनका है, खेल करने का है, खेल खेलने का समय था, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या कर रहा था, समय पढ़ने का नहीं था, ठीक है। इनका सेकंड ऑप्शन सही हो गया चौथा का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। तुम क्या समझते हो, ऐसे रटने में अव्वल आ जाओगे, अरे पढ़ना थोड़ी देर की ही काफ़ी होता है, अगर नियम और मन लगाकर पढ़ा जाए तो, ठीक है, पढ़ो तो।
तो रमेश क्या बोलता है, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। तो इस टाइप का पढ़ने लगा। तो कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद क्या है, कौन सा विषय रमेश के लिए उपयुक्त है, कौन सा है, आगे देखते हैं। अकबर का जन्म जहाँ हुआ हो, तुम्हारा जन्म यही हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना तथा खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। ठीक है, तो कौन सा विशेषण रमेश के लिए है, जो क्या है, विशेषण का अर्थ क्या होता है, जो संज्ञा का क्या करते हैं, जो संज्ञा का क्या करते हैं, विशेषता बताता है। ठीक है, किसी वस्तु का विशेषता बताता है, तो क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो रमेश का विशेषता क्या है, रट्टू तोता है। क्या है, रट्टू तोता है। ठीक है, आई होप आप सभी को हिंदी पेडागोजी और जो गद्यांश का व्यांश है आप लोगों को समझ आया होगा। आप सभी अच्छे से इसे प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से और पढ़िएगा, जिससे आपको 30 में 30 नंबर स्कोर कर सको। तो आगे टीच टू लर्न भाई भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मेन बात क्या है, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाता रहूं। ठीक है, तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊं वो सबसे पहले मिले। और